नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 3 जिसका नाम है चुनावी राजनीति। देखो बच्चों, इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि चुनाव कैसे कराए जाते हैं, चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर चुनाव किस तरह करवाए जाएंगे, इन सभी बातों की चर्चाएं हम इस अध्याय के अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है। तो देखो बच्चों, एक लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक यानी कि ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनकर आती है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए या एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाने के लिए जिसमें लोगों का शासन लोगों के द्वारा हो, यानी कि लोगों के चुने हुए द्वारा, जो चुने हुए लोग होते हैं उनके द्वारा हो, तो जब चुनने की जो प्रक्रिया आई वो चुनाव के माध्यम से ही की जाती है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका सबसे मुख्य भाग अगर मैं कहूँ तो वो है चुनाव। जैसे कि चुनाव में हमें बहुत विशेष प्रकार के मताधिकार भी दिए गए जिन्हें हम वयस्क मताधिकार कहते हैं, यानी कि भारत का हर एक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो वो मताधिकार या उसके पास एक मत का अधिकार होता है। तो इस अध्याय के अंदर हम यही देखेंगे कि मत के जो चुनाव है वो कैसे करवाए जाते हैं, कौन सी प्रक्रिया इसके अंदर अपनाई जाती है। सबसे पहले हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है, तो इसमें देखते हैं कि हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। देखो बच्चों, जहां लोकतांत्रिक सरकार का नाम आ गया तो लोकतांत्रिक सरकार तो सिर्फ ऐसे ही चुनी जा सकती है जब लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में पहुंचे, और उस चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, चुनाव। तो जब आपको अपने प्रतिनिधि चुनने हैं तो आपको चुनाव करना ही पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार के लिए हमें चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं बात करूं कि चुनाव, तो चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है क्योंकि चुनावों के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि सरकार का गठन हो और बाकी कामकाज हो। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं बनाए जा सकते। जैसे अगर मैं बच्चों भारत की बात करूं तो भारत के अंदर हर एक 5 साल के बाद चुनाव होते हैं जिन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। ऐसे ही हर एक राज्य की विधानसभाओं के लिए भी अलग अलग चुनाव करवाए जाते हैं, क्योंकि विधानसभाओं के अंदर भी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो वहीं आम चुनावों के अंदर भी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही पहुंचते हैं। विधानसभा के अंदर जो राज्य स्तरीय के मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाता है, और जो केंद्र सरकार है या जो लोकसभा जो है जिसके माध्यम से जिनके लिए आम चुनाव किए जाते हैं, तो वहां केंद्रीय स्तर के मुद्दे उठाए जाते हैं। आम चुनाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 5 साल बाद जो हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और 5 साल बाद दोबारा चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और हम वहां डिसाइड कर सकते हैं कि अगर पहले जो हमने आज से 5 साल पहले जो प्रतिनिधि चुने थे क्या वो हमारे लिए सही कार्य कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो हम इस आधार पे उन्हें मत न देकर किसी दूसरे या अन्य व्यक्ति को मत देकर उसे हमारी तरफ से संसद के अंदर भेज सकते हैं, उसका चुनाव करके। 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, और फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाले चुनावों को क्या कहते हैं, आम चुनाव। यानी कि चुनावों के समय कोई भी सरकार सत्ता में नहीं होती, किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं होती। हर 5 साल के बाद सरकार का दोबारा चुनकर आना तय होता है। उपचुनाव, बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई प्रतिनिधि चुनकर भेजा और वो 5 साल के लिए भेजा, किसी कारणवश या तो उसने वहां से अपना त्याग पत्र दे दिया हो या उसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, तो इस मृत्यु के बाद वो जो सीट थी वो कहीं ना कहीं खाली होगी, यानी कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था अब संसद के अंदर नहीं रहा। तो इस स्थिति में कराए जाते हैं उपचुनाव। उपचुनाव किसी भी समय करवाए जा सकते हैं। तो किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी और न्यूनतम शर्तें, हर किसी को मताधिकार यानी कि मत का अधिकार है, वयस्क नागरिकों को जिनकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष से ज्यादा हो। चुनावों में विकल्प उपलब्ध है। विकल्प का मतलब बच्चों हम हमारे हिसाब से प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रतिनिधि चुनना है और कौन सा नहीं।
चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर, यानी कि हर एक 5 साल बाद हमारे पास ये अवसर दोबारा आ जाता है। वास्तविक चुनाव का मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से वहां प्रेजेंट होकर अपना मत का प्रयोग करते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि चुनाव के समय कोई भी सरकार जो होती है सत्ता में नहीं होती, और चुनाव करवाने का जो पूरा सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं चुनावी जो कार्यालय है वो देखते हैं। और इसके तहत उस समय कोई सरकार न होते हुए भी चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि चुनावों के ऊपर किसी भी कार्यपालिका का या विधायिका का कोई प्रभाव नहीं होता। निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। अब निर्वाचन प्रक्रिया का मतलब कि कैसे एक प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजा जाता है, उसके तहत कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला काम होता है बच्चों चुनावों की घोषणा, यानी कि सबसे पहले चुनाव की घोषणा होती है, फिर कोई जो प्रत्याशी है, जो प्रतिनिधि है, जो जाना चाहता है तो उसका चयन करते हैं, बाद में उसको एक नामांकन पत्र भरना होता है। जैसे अपने मोहल्ले की बात करें, कोई 3 व्यक्ति हैं जो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमने उन 3 प्रत्याशियों को अलग किया, अलग अलग पसंद के 3 व्यक्ति थे। अब वो सबसे पहले काम करेंगे, अपना नामांकन पत्र भरेंगे, यानी कि अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उसके बाद उनको चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अलग अलग चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह देखें तो अपने कमल का फूल है, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका चिन्ह देखें अपने तो वो हाथ का यानी कि पंजे का निशान है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना। चुनावी घोषणा पत्र का मतलब होता है बच्चों कि हम अगर चुनकर आते हैं, यानी कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम कौन कौन से काम कराएंगे वो उस चुनावी घोषणा पत्र में पूरी अपनी जानकारियां देते हैं कि आने वाले 5 सालों में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कौन कौन से कार्य करेंगे, किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देंगे। चुनाव अभियान का मतलब अब बच्चों जिन प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है वे चुनाव अभियान चलाते हैं, और चुनाव अभियानों के तहत विभिन्न स्थानों पर सभाएं की जाती हैं, यानी कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के कई माध्यम अपनाए जाते हैं। उसके बाद होते हैं बच्चों मतदान के बाद मतों की गणना और उसके बाद परिणामों की घोषणा। अब परिणामों की घोषणा के अंदर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मत हासिल करता है वो व्यक्ति चुना जाता है। आगे देखते हैं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक से ज्यादा लोग खड़े हुए तो उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बन जाता है। चुनाव सभी प्रतिस्पर्धा के बारे में है, प्रतिस्पर्धा के बिना चुनाव अर्थहीन हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों कि अगर किसी चुनाव में एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ तो फिर हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, और जब कोई विकल्प ही नहीं रहेगा तो वही व्यक्ति चुनकर सरकार में जाएगा। तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये चुनाव अर्थहीन कहलाएगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब विभिन्न राजनीतिक दल विश्वास हासिल करने और अंततः मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब अपने अपने चुनावों की जो प्रक्रिया उसकी घोषणा करते हैं, जिनको चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं। अपने अपने वादे किए जाते हैं, जिनके वादे या जिनकी घोषणाएं जो मताधिकार वाले लोग हैं, जिनके पास मत का अधिकार है, अगर उन्हें अच्छी लगे तो वो उनके हिसाब से अपने हिसाब से मत देते हैं, और जिन उन मतों के कारण ही प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा मत मिलेंगे वो चुनकर आएगा, और वे वादे करते हैं और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। अब मैं बात करूं चुनावी प्रतियोगिता के दोष। अब देखो बच्चों होता क्या है, अब इसके अंदर भ्रष्टाचार भी काफी आ जाता है। जैसे कि कुछ स्थानों पर लोगों को अपने लिए मत देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए धन का उपयोग किया जाता है, अन्य अवांछनीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर शराब जो है एक बड़ा कारण बनता है। पैसे दिए जाते हैं, यानी कि मतों को खरीदने का काम किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक सबसे बड़ी दोष के रूप में उभर कर आता है कि यह हर इलाके में एकता और गुटबाजी या समूहवाद और पार्टी राजनीति की भावनाएं पैदा करता है। यानी कि जैसे कुछ पार्टियां हैं, अगर आपने बात करें तो कुछ पार्टियां ऐसी होंगी जो हिंदू समुदाय को बढ़ोतरी करती होगी, बढ़ावा देती होगी। कुछ ऐसी है जो मुस्लिम समाज को, अगर मैं बड़े बड़े समाज के हिसाब से बात करूं तो कहीं ना कहीं गुटबाजी हो रही है। यानी कि
कोई किसी पार्टी के पक्ष में है, कोई किसी पार्टी के पक्ष में है, यानी कि लोग पार्टी के हिसाब से वोट देना प्रारंभ कर देते हैं, ना कि अपने प्रत्याशी के अनुसार। विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार अक्सर चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग जैसी गंदी चाल का इस्तेमाल करते हैं। बूथ कैप्चरिंग यानी कि उस बूथ के अंदर जितने भी मत हैं उनको उठा लिया और उनको परिवर्तित कर दिया या वहां से गायब ही कर दिया। चुनावी लड़ाई जीतने का दबाव उपयोगी दीर्घकालिक नीतियां बनाने की अनुमति नहीं देता, यानी कि आप ऐसे कोई कृत्य नहीं कर सकते जिनके तहत चुनावी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो। प्रतियोगिता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में घसीटे जाने के विचार की ओर ले जाती है, इसलिए अच्छे लोग प्रवेश नहीं करते और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेते। इसका मतलब बच्चों कुछ लोग राजनीति को अच्छा नहीं मानते और जो अच्छे लोग हैं अगर ये सब वही सोचेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी और इस कमी के तहत जो अच्छे लोग थे वो हमारी संसद में नहीं पहुंच पाएंगे। और चुनावी प्रतियोगिता के अगर मैं गुणों की बात करूं तो इसमें नियमित चुनावी प्रतियोगिता राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों एक बार अगर किसी व्यक्ति की सरकार बन गई तो वो सालों साल चलेगी। अगर ऐसा होता तो फिर वो अपने हिसाब से कार्य करना प्रारंभ कर देता, पर एक बाउंडेशन है, एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि 5 साल के बाद फिर चुनाव होने हैं। अगर वो सही कार्य नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद उन्हें बदल दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये जो दबाव है, इसी दबाव के कारण सरकारें अपना अच्छा करने का प्रयास करती हैं। अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट कर सकते हैं तो वे फिर से जीतने में सक्षम होंगे और इसी बात को दबाव के रूप में लेते हुए सरकारें अच्छा कार्य करती हैं। यदि कोई राजनीतिक दल केवल सत्ता में रहने की इच्छा से प्रेरित होता है तो भी वह लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर है, यानी कि अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल जो सालों साल सत्ता चाहता है तो भी वह जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आने वाले 5 साल के बाद उसे वापस यहाँ से हटाया भी जा सकता है। इससे राजनीतिक दलों की असली मंशा का पता चलता है और यह मतदाताओं को सर्वश्रेष्ठ में से चुनने का विकल्प देता है। भारत में चुनाव, हमारे यहाँ हर 5 साल में लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है, यानी कि अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा इनमें दोनों में जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद अपने आप इनका जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है और अगर इन्हें दोबारा विधानसभा या लोकसभा में पहुंचना है तो दोबारा चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अगर वो दोबारा जीतते हैं तो फिर वो दोबारा एक नई सदस्यता के साथ लोकसभा या विधानसभा में पहुंच जाते हैं। 5 साल के बाद चुने हुए सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या अलग अलग अंतराल में चुनाव होते हैं, यानी कि हर एक 5 साल के बाद सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है। निर्वाचन क्षेत्र या सीट, बच्चों भारत देश में अनेक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति, अगर मैं एक बात करूं, चुना जाता है। तो इस प्रकार पूरे भारत को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है और इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। ये बच्चों निर्भर करता है संख्या के आधार पे, यानी कि यहाँ क्षेत्रफल नहीं देखा जाता, यहाँ देखी जाती है जनसंख्या। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक व्यक्ति चुनकर आता है। तो अगर 10 लाख की संख्या एक बहुत बड़े एरिया में पूरी हो रही है तो वहां निर्वाचन क्षेत्र बड़ा हो जाएगा और एक छोटे से एरिया में अगर पूरी हो जाती है तो वहां निर्वाचन क्षेत्र क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में कुल सीटें, देखो बच्चों भारतीय लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि संसद में जो कुल लोगों की संख्या होगी वो होगी 545, क्योंकि 543 तो चुनकर आते हैं और 2 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और यही अगर अनुसूचित जातियों के लिए मैं बात करूं तो 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं। बच्चों ये संख्या अब बदल दी गई है। अगर मैं बात करूं एससी की तो एससी की संख्या है अब 84 और एसटी की संख्या है 47। आगे देखते हैं
सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया ये संख्या के आधार पर होता है। तो संख्या के आधार पर देखूं तो सबसे बड़ा जो लोकसभा चुनाव का क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र की बात करूं, यानी कि कितने बड़े एरिया के अंदर एक ही व्यक्ति उम्मीदवार बनकर आता है, यानी कि चुनकर आता है, तो वो है सबसे बड़ा लद्दाख का, और सबसे छोटा है चांदनी चौक दिल्ली का। मतदाता सूची बच्चों, वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष की उम्र के बाद आपका नाम मतदाता सूची में आ जाता है, यानी कि अब आप मतदान कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसी सूची जिसके अंदर वयस्क लोगों के नाम लिखे गए हैं जिनको मत का अधिकार है, जिसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं। मतदान की योग्यता रखने वाले, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। मतदान के लिए योग्य उम्र की मैं बात करूं तो है 18 वर्ष, और उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं, यानी मतदान की योग्यता रखते हैं। और उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र, देखो बच्चों ये अलग अलग है। अगर मैं आम चुनावों के हिसाब से, यानी कि लोकसभा चुनावों की बात करूं तो वहां है 25 वर्ष, यानी कि अगर आप किसी लोकसभा क्षेत्र में जाने चाहते हैं तो वहां तो उम्र होगी 25 वर्ष, वही विधानसभा की 21 वर्ष होगी। टिकट क्या होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी के पक्षदार होते हुए वहां चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी के अंडर में चुनाव लड़ता है, तो वो होती है बच्चों उस व्यक्ति को वहां की टिकट प्राप्त की जाती है, यानी कि पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं, यानी कि कोई पार्टी अपनी तरफ से किस व्यक्ति का चुनाव कर रही है कि ये व्यक्ति हमारी तरफ से या इस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम, जैसे कि आप लोगों ने चुनाव प्रक्रिया के अंदर देखा था कि सबसे पहले चुनावों की घोषणा होगी, उसके बाद उम्मीदवारों के चयन किया जाएगा, उसके बाद नामांकन भरा जाएगा, और उसके बाद होती हैं चुनाव अभियान। तो चुनाव अभियान के अंदर क्या होता है बच्चों, पोस्टर लगाना, सभाएं करना, भाषण देना, जुलूस निकालना या घर घर जाकर मुलाकात करना, यानी कि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कोई भी माध्यम। यानी कि अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आज के समय में सबसे बड़ा माध्यम जो बनता जा रहा है वो है सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया से भी हम एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं अपने लिए। आगे देखते हैं चुनाव आयोग। देखो बच्चों, चुनाव प्रक्रिया जो है इसे संपन्न कराने का कार्य होता है चुनाव आयोग का, और जो भारत का जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि आपको पता है बच्चों 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया था, और उससे एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई, और इसी ने भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया था। क्योंकि देखो एक दिन पहले करने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमें पता है स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे देश का कोई ना कोई राष्ट्रपति होना चाहिए था, तो उसका चुनाव किया जाना चाहिए था, और उसका चुनाव किसने किया था, चुनाव आयोग ने। तो भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई करती है, जिसे क्या कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार, यानी कि चुनाव आयोग के पास कौन कौन से अधिकार हैं, किन अधिकारों का वो प्रयोग कर सकता है। चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन, यानी कि चुनावों की घोषणा करना भी काम किसका है, चुनाव आयोग का, और सभी चुनावी प्रक्रियाओं को संपन्न करवाना कार्य भी किसका है, चुनाव आयोग का। अगर किसी प्रकार के बीच में धांधली होती है तो उसे धांधली को रोकने का कार्य भी किसका है, चुनाव आयोग का। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता का मतलब बच्चों, अगर कोई सरकार क्रियान्वयन में थी यानी कि कार्यरत थी, तो उस सरकार को खत्म कर, यानी कि उसके कार्यकाल को खत्म कर चुनाव की घोषणा करना, यानी कि अगर आचार संहिता का लागू होना, यानी कि अगर आचार संहिता लग चुकी है तो अब सरकार कोई फैसले नहीं ले सकती। और उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना। चुनावों के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी कामकाज लेना। इसका मतलब बच्चों, जैसे चुनावों के अंदर ड्यूटी लगती है ना, अलग अलग
अधिकारी लेवल के जो व्यक्ति होते हैं, जो अलग अलग सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उनकी चुनावी जो बूथ होते हैं उनके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, उनसे कार्य करवाए जाते हैं। और ये काम भी किसके अंतर्गत कराया जाता है? चुनाव आयोग के अंतर्गत करवाया जाता है। और जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ है वहां दोबारा चुनाव करवाना, ये सब कार्य किसके हैं? चुनाव आयोग के। भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां, यानी कि भारतीय चुनाव के आगे कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी ये सब करवाने में, उन सब की बात करेंगे अपने यहाँ। ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियों के गलत तरीके पर रोकथाम, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चुनावों की प्रक्रिया के तहत बहुत सारे भ्रष्टाचार या लोगों को लुभाने के कार्य किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत लोगों को पैसे भी बांटे जा सकते हैं, लोगों को शराब भी बांटी जा सकती है। यानी कि कोई भी ऐसा करते जिससे लोग जो है कहीं ना कहीं उनके पक्षधर हो जाएं और उनको मत देने पर विवश हो जाएं। तो उन सब चीजों को रोकने का जो कार्य है वो किसका है? चुनाव आयोग का कार्य है। आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना, यानी कि ऐसे उम्मीदवार जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के अपराध के मुकदमे चल रहे हो या उनके ऊपर अपराध साबित हो चुका हो, तो ऐसे उम्मीदवारों का ध्यान रखना और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से अलग रखना। पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम, यानी कि ऐसा नहीं है कि टिकट एक ही परिवार के सदस्यों को मिले। यानी कि अगर मान लो मैं टिकट बांटने वाला हूं और जब ये समय आए कि मुझे टिकट किस उम्मीदवार को देनी है तो मैं अन्य उम्मीदवारों को छोड़ अपने ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट दूं, तो इस चीज को देखना। मतदाता को चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध करवाना, यानी कि एक से अधिक उम्मीदवारों को चुनाव के अंदर खड़ा करना, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी मतदान क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार खड़ा हुआ हो। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम, अब मैं उन कदमों की बात करूंगा कि कौन कौन से कदम उठाए गए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना, यानी कि देखो बच्चों होता क्या है, कई बार लोग जो धनी उम्मीदवार हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी फर्जी तरह के नाम मतदाता सूची में ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के नाम जो उनके संबंधित थे या उनके कहने पर कहीं भी वोट कर सकते थे। तो ऐसे नामों की अगर संख्या ज्यादा हो गई तो वो सारे के सारे वोट उसी उम्मीदवार को जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की धांधली को रोकना। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण, यानी कि कोई भी सरकारी गतिविधियों का फायदा उठा चुनाव में न जीते। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र, यानी कि किस मतदाता ने या कौन सा मतदाता वोट करने आया है इसकी पहचान सुनिश्चित करना कि वही व्यक्ति आया है या उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आया है। चुनाव याचिका का जल्द निपटारा करना और चुनाव में धन बल के प्रयोग की जांच करना। अब मैं बात करता हूं आचार संहिता क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आचार संहिता एक प्रकार का कानून है बच्चों। जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, सबसे पहले अगर जो सरकार है, सरकार कोई भी फैसले नहीं ले सकती, सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती। दूसरा, आचार संहिता लागू होती है उन उम्मीदवारों पर जो चुनावी मैदान के अंदर हैं। चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता के मुख्य प्रावधान कि आचार संहिता में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप कहीं मंदिर या मस्जिद में इकट्ठे होकर अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें एक साथ बुलाकर उनको वोट देने के लिए मजबूर करें या विवश करें। सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो किसी भी प्रकार के चुनावी भाषणों के अंदर, चुनावी सभाओं के अंदर भाग नहीं ले सकता। किसी भी प्रकार के सरकारी वाहन का उपयोग रैलियों के अंदर नहीं किया जा सकता। यानी कि ये सब अगर आपको करना है तो आपके अपने खर्चे पर होना चाहिए और इसकी भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी खर्चा कर सकते हैं।
चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती। अब मैं बात करता हूं, चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती। पहला, चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित काम नहीं कर सकती। उसमें पहला है, मतदाताओं को प्रलोभन या घूस यानी कि पैसे नहीं बांट सकती। जैसा कि मैंने आपको कहा, और प्रलोभन का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है बच्चों, किसी भी प्रकार का ऐसा करते यानी कि उन्हें शराब, धन या कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें प्रलोभित कर सकती है, उनका प्रलोभन जीत सकती है, ऐसा करते नहीं कर सकते। जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, यह भी गलत है। दूसरा, चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल, जैसे कि आचार संहिता में बताया गया था, आप सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा में 10 लाख से ज्यादा खर्च, जैसा कि मैंने आपको कहा कि खर्च करने की भी सीमा होती है। अगर ये सीमा ना होती तो जो धनी उम्मीदवार है, जो धनी पार्टी है, वो अत्यधिक खर्च करके या ज्यादा से ज्यादा धन का उपयोग करके किन्हीं भी लोगों को अपने वश में कर सकती थी, पर इसकी भी लिमिट लगा दी गई है। और चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकती। तो ये सभी वही बातें हैं बच्चों जो चुनाव आचार संहिता में बताई गई हैं कि चुनाव आचार संहिता में क्या क्या होता है, यानी कि पार्टियां ये सभी कार्य नहीं कर सकती। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने चुनाव के बारे में देखा, चुनाव प्रक्रिया के बारे में जाना, चुनाव आयोग के बारे में जाना, आचार संहिता के बारे में जाना। अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।